हेलो एवरीवन। तो आई होप कि तुम्हारी सीयूईटी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटरमिनेंट में एक अपना टॉपिक आता है क्रेमर्स रूल फॉर 3/3, मतलब ऐसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें 3 ही इक्वेशन हो और 3 ही वेरिएबल हो। यदि एनसीईआरटी की बात करूं तो जो मेथड है 3 इक्वेशन को सोल्व करने का, 3 लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का जिसमें 3 ही वेरिएबल हो, उसमें मैट्रिक्स मेथड भी गिवन है। पर क्योंकि जो पेपर जो होने वाला है सीयूईटी का वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें तुम्हारा बस आंसर है वही मैटर करेगा, चाहे तुम कोई भी मेथड से करके आओ। तो हम इस 3 लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनमें 3 ही लीनियर इक्वेशन हो, उनको सोल्व करने का जो मेथड है वो हम देखेंगे डिटरमिनेंट मेथड, जो कि दिया था क्रेमर ने, तो उसको हम क्रेमर रूल बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि क्रेमर रूल से कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो ऐसा लीनियर इक्वेशन, ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो अपने पास इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। और थर्ड इक्वेशन में लूँ a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये एक सिस्टम है जिसमें 3 इक्वेशन है, और इनमें हम वेरिएबल्स की बात करें तो x, y, z 3 ही क्या है, वेरिएबल हैं। तो इन ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें 3 ही इक्वेशन हो और 3 ही वेरिएबल हो, उनको सोल्व करने का मतलब इनमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। ये जो मेथड है वो डिटरमिनेंट मेथड हमने क्रेमर्स जो थे अपने मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था, इसको क्रेमर्स रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें x, y, z की जो वैल्यूज हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक बार देखते हैं। तो देखो, अपने छोटी क्लास में इस टाइप की जो इक्वेशन है उनको सोल्व करना सीखा है। तो जिस टाइप से अपन छोटी क्लास में सीखते थे कि पहली इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशंस का x गायब करो, फिर सेकंड वाली इक्वेशन से y गायब करो, फिर थर्ड वाली इक्वेशन से z आ जाता था, z इसमें पुट करते थे y आ जाता था, y इसमें पुट करते थे तो x आ जाता था, है ना। तो इस टाइप से हम छोटी क्लासों में सोल्व करते थे, वो भी मेथड चलेगा, लेकिन हमें सीखना है क्रेमर्स रूल। तो देखो, क्रेमर ने क्या बोला कि यहाँ पे हमें 3 डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। 3 डिटरमिनेंट कौन कौन से? एक डिटरमिनेंट को मैं डेल बोल रहा हूं, जो कि x, y, z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे मिलके बना है। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डेल जो डिटरमिनेंट है वो हमने इस टाइप से लिया है। अब एक डिटरमिनेंट एक और हम लेते हैं डेल x। डेल x डिटरमिनेंट में किसको बोल रहा हूं? देखो, x जो है वो पहला कॉलम बना है, x जो है वो पहला, जो x जो है वो पहली कॉलम में ही है। तो पहली कॉलम में तुम क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो तुम यहां पे लिख दोगे। तो d1 d2 d3। बाकी जो है सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम वो सेम एज इट इज ऐसे आते जाएंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। चमका कैसे लिखा है? बस x जो था, x किसका, x के जो कोफिशिएंट्स थे a1 a2 a3, उनकी जगह कांस्टेंट जो टर्म आ रही थी इधर राइट हैंड साइड में वो अपन ने यहाँ पे लिख दी। ऐसे ही एक मैं डिटरमिनेंट डेल y डिफाइन कर रहा हूँ। डेल y में सेम एज इट इज, जहां पे y के कोफिशिएंट्स हैं वहां पे कांस्टेंट टर्म पुट कर दूंगा। तो a1 a2 a3 ये तो यूं के यूं रहेंगे। अब b1 b2 b3 की जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, और यहाँ पे c1 c2 c3। बाकी सेम रहेंगे, बस जो भी y का कोफिशिएंट है वो उनकी जगह कांस्टेंट टर्म वाले जो कॉलम है वो आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं तो डेल z डिफाइन करूं तो a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब यहाँ पे c1 c2 c3 ना आगे क्या जाएगा, d1 d2 d3। ये 4 जो डिटरमिनेंट हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले 4 ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। अब जो x की जो वैल्यू होगी, देयरफॉर x जो निकाला जाएगा, x का फॉर्मूला होता है डेल x बाई डेल, y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल y बाई डेल, और z का जो फॉर्मूला होता है डेल z बाई डेल। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
एक्स वाई जेड के जो फॉर्मूले हैं तो वो क्या होते हैं, एक्स फाइंड आउट किया जाता है डेल एक्स बाई डेल से, वाई फाइंड आउट किया जाता है डेल वाई बाई डेल, जेड फाइंड आउट किया जाता है डेल जेड बाई डेल। जहां पे डेल एक्स बता दिया, डेल वाई, डेल जेड और डेल क्या क्या होते हैं, ये जो डिटरमिनेंट है वो हमें सोल्व करने हैं। डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करते हैं वो तुम्हें आता ही है। तो डिटरमिनेंट सोल्व करने के बाद हम ये सब वैल्यू फाइंड आउट करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रूल दिया था क्रेमर ने, बात समझ में आई, ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा हम ढंग से और थोड़ा गहराई से देखते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैंने यहां पे लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, और एक लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और जो थर्ड इक्वेशन थी अपने पास वो थी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम दो पार्ट में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में ब्रेक करते हैं, जब इफ ऑल d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0, जब ये राइट हैंड साइड में जितने भी जो कांस्टेंट है सबकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब सब के सब जो कांस्टेंट है इधर वाले सभी 0 हो जाएं, उस केस में हम इस सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यदि इफ एनी वन di इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर i इक्वल्स टू 1 to 3, कोई भी एक di, यदि कोई भी एक चाहे वो d1 हो, d2 हो, d3 हो, कोई भी एक यदि नॉन जीरो आ जाए, तब ये क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तो नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट अलग से पढ़ेंगे और होमोजीनियस वाला पार्ट हम अलग से देखने वाले हैं। तो होमोजीनियस कौन सी इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें सबके सब जो कांस्टेंट है वो 0 आ जाए। एक भी यदि जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो आ जाए, सारे नॉन जीरो आने जरूरी नहीं, एक भी आ जाए तो वो सिस्टम कौन सा हो जाता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो एक बार हम ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा के देख लेते हैं कैसे इसका यूज लेते हैं, कि किस टाइप से इसके सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात की, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। यहां पे हम देख रहे हैं 3 ही इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, मतलब क्रेमर रूल हम यहां पे लगा सकते हैं। ध्यान रखना, क्रेमर रूल जो है वो तभी हमने अभी तक पढ़ा है जिसमें 3 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो। जब 3 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में क्रेमर रूल हम नहीं लगाएंगे। अभी तक जो हमने क्रेमर रूल पढ़ा है वो 3 ही इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल हो वही पढ़ा है, तो हम उसी में क्रेमर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बताओ कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो देखो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करूं तो इसमें जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें जो d1 है ना, जो अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में d1 लिखा था वो नॉन जीरो है। यदि यहां पे देखो, इट मींस ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहां पे d1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। दो भले ही di जो है वो 0 हो रही है, बट एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होता है। तो सबसे पहले हम एक बार डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले डेल में मैंने क्या बोला था, जितने भी ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे हमें डिटरमिनेंट बनाना है। तो ये डिटरमिनेंट आया, इस डिटरमिनेंट के तुम वैल्यू सोल्व करोगे, डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही यदि हम डेल एक्स सोल्व करें तो डेल एक्स क्या होगा, जो भी तुम्हारा एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उसके कॉलम में कांस्टेंट टर्म है वो पुट कर दो, तो 1 0 0, बाकी जो टर्म्स हैं वो यूं के यूं रह जाएंगे। तो डेल एक्स ही आ गया, और डेल एक्स की तुम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डेल एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, 4 - 1 is 3। अब ऐसे ही डेल वाई की यदि वैल्यू देखोगे तो डेल वाई में क्या करेंगे, सेकंड कॉलम की जगह हम कांस्टेंट टर्म वाला जो कॉलम है वो ले आएंगे, तो 1 0 0 1 1 2। तो डेल वाई की यदि बात करोगे तो यहां से सोल्व करोगे तो 2 - 1 is 1 और ये माइनस बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही तुम डेल जेड की बात करोगे, डेल जेड क्या होगा, जेड वाले कॉलम के जगह पे क्या रख दो,
कांस्टेंट टर्म वाले जो कॉलम है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 0 0। तो यहाँ पे देखोगे तो डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, ये चारों के चारों डिटरमिनेंट हमने सोल्व कर लिए। अब बस हमें यदि x पूछे, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, डेल x बाई एक्स, सॉरी डेल x बाई डेल, तो ये कितना आ गया, डेल x कितना है 3 और डेल कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है वो डेल y बाई डेल होगी, तो डेल y अपना -1 है, डेल 1 है, तो y की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही z की जो वैल्यू है वो भी हमें मिल जाएगी -1। तो x मिल गया 3, y मिल गया -1 और z मिल गया -1। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन उन x y z को बोलते हैं जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे 3 -1 -1 पहली इक्वेशन में रखो तो 3 -1 इज 1, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे वाले में रखो तो 3 -1 3, ये -2 हो जाएगा, -1 इज 0। यहाँ पे भी तुम देखोगे कि ये 0 ही हो रहा है, तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई है ना। तो जो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं उसमें तो एक सिंपल सा फंड है, डेल निकालो, डेल x निकालो, डेल y निकालो, डेल z निकालो, और उसके बाद x y z के जो फॉर्मूले हैं वो तुम लगा दो। फॉर्मूला लगाते ही तुम्हारे पास वैल्यूज जो है वो इसकी आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। होता क्या है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिले, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। हो सकता है नो सॉल्यूशन मिले या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी हमें मिलता है। तो हम दो चीज पढ़ते हैं पहले, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है भाई, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? भाई ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पहली चीज। सेकंड जो चीज है वो जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये जो टर्म है वो जो टर्म जो है वो हमेशा यूज हो जाती है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब है कम से कम एक सॉल्यूशन हो सकता है एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन है वो भी इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमने देखा था कि ऐसा सिस्टम होता है नॉन होमोजीनियस जहां पे कोई भी जहां पे एक जो एटलीस्ट एक जो अपना जो D1 D2 D3 है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए, ये देखा था, है ना। तो इसके सॉल्यूशंस की अब एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू D3। ठीक है, ये अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ x की वैल्यू जो है वो डेल x बाई डेल से निकाली जाती है, y की जो वैल्यू है वो डेल y बाई डेल से निकाली जाती है और z की जो वैल्यू है वो डेल z बाई डेल से फाइंड आउट की जाती है। तो अपन इसमें केस देखते हैं कि कब तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा, कब इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो पहला हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, देखो जरा हम यहाँ एक्स वाई जेड की तरफ देखें तो x में डेल एक्स बाई डेल, डेल वाई बाई डेल और डेल जेड बाई डेल है।
तो इसका यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डिनोमिनेटर जब नॉन जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो एक ही वैल्यू आएंगी एक्स वाई जेड की, भाई एक ही वैल्यू एक्स की आएगी, एक ही वाई की आएगी, एक ही जेड की आएगी। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं। तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन जो है वो कब होगा, जब डेल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आए। ये जो कंडीशंस हैं ये तुम्हें याद रखनी है। थोड़ी मैं समझा इसलिए रहा हूं कि कोई भूल जाओ कोई फॉर्मूला की किस टाइप से आया तो तुम्हें दिक्कत ना हो कि कैसे इसमें याद हुई, है ना, कैसे ये जो टर्म्स हैं आती हैं। दूसरा हम देखते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस कब आता है, तो देखो नो सॉल्यूशन का केस कब लेंगे, जब देखो तुम खुद सोचो, एक जब जो नो सॉल्यूशन का केस कब आए, जब अपना डेल जीरो हो जाए, डेल जो है वो जीरो हो जाए और कोई भी एक डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है वो नॉन जीरो आ जाए। मान लिया मैंने कि डेल वाई है वो नॉन जीरो आ गया, तो डेल एक्स जीरो है, डेल वाई है वो नॉन जीरो है, डेल है, डेल जो है वो तो जीरो है, डेल वाई है वो नॉन जीरो है, तो क्या यहां पे वाई डिफाइन होगा, वाई की कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अब एक सॉल्यूशन के लिए तो हमें एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए। वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मीन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नो सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, डेल इक्वल्स टू जीरो एंड एटलीस्ट वन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो है डेल जीरो होना चाहिए और कम से कम एक जो है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से नॉन जीरो आना चाहिए, उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड जो केस है वो अपन पढ़ते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के बारे में। थर्ड केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, तुम खुद सोचो, जब ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लूं, डेल एक्स इंटू डेल इक्वल्स टू डेल एक्स में लिख सकता हूं, ऐसे ही वाई इंटू डेल इक्वल्स टू डेल वाई लिख सकता हूं, और जेड इंटू डेल इक्वल्स टू मैं डेल जेड लिख सकता हूं। अब देखो यदि मैं डेल को भी जीरो कर दूं, डेल एक्स को भी जीरो कर दूं, डेल जीरो है ही, डेल वाई को भी जीरो कर दूं और डेल एक्स को भी जीरो कर दूं, कहने का मतलब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और डेल चारों को मैंने जीरो कर दिया, तो ये भी जीरो है ये भी जीरो, तो इट मींस एक्स की कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा सेटिस्फाई होगा क्योंकि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो इस केस में हमेशा अपने को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यहां पे क्या होगा, डेल इक्वल्स टू डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वाई इक्वल्स टू डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में बोले कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, नो सॉल्यूशन मतलब डेल इक्वल्स टू जीरो है, बट एटलीस्ट डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से एक जो है कम से कम नॉट इक्वल टू जीरो है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब चारों ही जो डिटरमिनेंट है उन सबकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये बात हुई नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इसका एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं किस टाइप से जो एग्जाम्पल है वो जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में सीयूईटी में तुमसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, हमें इसमें पूछ ले कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल तो रहा है ना। कंसिस्टेंट हमने कब बोला कि जब उसका कोई न कोई सॉल्यूशन मिले, तो यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट हमने देखा था कि उस लीनियर जो इक्वेशन का सिस्टम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, तो नो सॉल्यूशन वाली बात थी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल अपन करके देखते हैं किस टाइप से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमें सिस्टम दे रखा है और हमसे पूछ लिया नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमसे पूछ सकता है कोई एक केस, हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ किस पी और क्यू के वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू हमें बतानी पड़ती है। वो किसकी हेल्प से बताते हैं, इन्हीं कंडीशंस की हेल्प से अपन बताते हैं। तो देखो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है वो सब फाइंड आउट कर लेता हूं। तो डेल क्या होगा, 2p6 12p 113। तो इसकी जो वैल्यू तुम निकाल के देखना, वैल्यू आएगी p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3। ऐसे यदि मैं डेल एक्स की बात करूं तो डेल एक्स में होगा क्या, एक्स के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे, तो 8 5 4 p21 6q3। और तुम डेल वाई की जब तुम वैल्यू डेल एक्स की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो आएगी p माइनस 2 इंटू
4q माइनस 15, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी डेल x की। और डेल y जब तुम देखोगे, डेल y में क्या करोगे, 2 1 1 इसके जगह कांस्टेंट, तो 8 5 4 और 6q 3, इसकी वैल्यू जो है हमेशा कितनी आने वाली है, 0 ही आने वाली है। और ऐसे ही ये तुम डेल z की बात करोगे तो डेल z में क्या होगा, 2 1 1 p 2 1 8 5 4, तो डेल z निकालोगे तो ये आएगा p माइनस 2। ये डिटरमिनेंट तो सोल्व कर ही लोगे, है ना। तो डिटरमिनेंट सोल्व करोगे तो इनकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी, ये सब इनकी वैल्यू आएंगी। तो पहला हमें पूछा है नो सॉल्यूशन कब होगा। तो देखो नो सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था कि डेल है वो तो 0 होना चाहिए। तो डेल यदि 0 होगा, डेल 0 कब होगा, डेल जो है हमें पता है कि डेल तो 0 होना चाहिए। डेल 0 होने के लिए p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 है वो 0 होना चाहिए। इट मीन्स p इक्वल्स टू 2 और p इक्वल्स टू 3, इनमें से कोई भी चलेगा, या तो p 2 हो जाए या p 3 हो जाए, डेल तो 0 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 जो है, एटलीस्ट 1 डेल x या डेल y या डेल z है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेल y तो हमेशा 0 है, ये तो नॉन जीरो हो नहीं सकता। या क्या हो सकता है, एंड या तो डेल x 0 हो और या क्या हो, डेल z 0 हो, यही केस होगा भैया। तो डेल x 0 आ जाए या फिर डेल z 0 हो। तो डेल x 0 आया तो p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15, अच्छा नॉन जीरो आए, है ना, एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन जीरो आए। तो यहां से क्या आएगा, p जो है या तो 2 ना हो या फिर q जो है वो 15/4 ना हो, या तो p 2 ना हो या जो q है वो 15/4 ना हो, और या डेल z भी अपना नॉन जीरो आना चाहिए। तो ये जो है ये नॉन जीरो आ जाए, तो नॉन जीरो आ जाए मतलब p जो है वो 2 के बराबर ना आए। बात समझ में आई। तो देखो नो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डेल अपना 0 होना चाहिए। तो डेल 0 होगा तो ये कैसा जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है या तो p बराबर 2 हो जाए, p बराबर 2 हो गया मतलब डेल जो है वो 0 आ गया। डेल 0 आ गया उस केस में डेल x है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो p 2 नहीं हो सकता, तो मतलब q जो है, तो ये केस तो हट ही गया, p 2 नहीं हो सकता। और q जो है, क्योंकि p यदि 2 हो गया तो डेल x भी पक्का 0 होगा और डेल z भी पक्का 0 हो गया। तो उस केस में तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं भाई। p इक्वल्स टू 2 मान लिया हमने, p इक्वल्स टू 2 हुआ तो उस केस में ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं हुई। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये जो p इक्वल्स टू 2 वाला केस था तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आया q इक्वल्स टू 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि q इक्वल्स टू 3 होना पक्का है, क्योंकि डेल 0 है तो q इक्वल्स टू 3 ही होगा। q इक्वल्स टू 3 है, या तो q इक्वल्स टू 3 है और एंड हम क्या बोलेंगे, q इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू -2 और q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 15/4 और q इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 2। तो मतलब केस क्या हुआ, या तो q इक्वल टू 3 है एंड p नॉट इक्वल टू 2 और q जो है वो 15/4 के बराबर ना हो, है ना। बात समझ में आई, है ना। तो इस टाइप से हम बोलेंगे इसका नो सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या लेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो सिंपल है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो। तो डेल नॉट इक्वल टू 0 मतलब p जो है वो या तो 2 के बराबर ना हो एंड q जो है वो 3 के बराबर ना हो, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। भाई नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब p जो है वो 2 होना नहीं होना चाहिए, q जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब चारों के चारों जो है वो 0 हो जाए, डेल x डेल y डेल z जो चारों जो है वो 0 हो जाए। तो ये तो 0 है ही, तो ये 0 कब होगा, डेल इक्वल्स टू डेल x इक्वल्स टू डेल y इक्वल्स टू डेल z, चारों के चारों 0 हो, मतलब यहां से p इक्वल्स टू 2 आ गया, इसको 0 किया, p इक्वल्स टू 2 पे ये भी 0 हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2 पे ये भी 0 हो जाएगा। तो एक तो केस आ गया p इक्वल्स टू 2, तो p इक्वल्स टू 2 ही आएगा जब सबके सब 0 हो जाएंगे। तो p इक्वल्स टू 2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि सबके सब यहाँ पे 0 हो रहे हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, p इक्वल्स टू 2 पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं नॉन होमोजीनियस। समझ में आया नॉन होमोजीनियस कैसे सोल्व होगा? उसमें क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। हालांकि यूनिक सॉल्यूशन पे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उनमें यूनिक सॉल्यूशन में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि वहां पे एक ही कंडीशन लगानी पड़ती है कि डेल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सबके सब जो है वो 0 होने चाहिए। नो सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है वो कम पूछे गए हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन में तुम्हें पता है 3-4 कंडीशन जो हमें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम में हम देखेंगे, होमोजीनियस सिस्टम में हमने क्या बोला था, सबके सब जो कांस्टेंट जो हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये सबके सब 0 आ गए। तो होमोजीनियस में एक चीज हमने देखें तो हमने x इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल पढ़ा था, y इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल पढ़ा था, और z इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल पढ़ा था। अब जरा हम देखें तो हम करते क्या है, डेल x में x की जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम बनाते हैं, डेल y में y की जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम बना देते हैं, डेल z में z की जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम बना देते हैं। तो होगा क्या, देखो जब भी हम डेल x लिखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म 0 0 है, ये उस कॉलम में आएगी, मतलब डेल x भी हमेशा 0 रहने वाला है, डेल y भी हमेशा 0 रहने वाला है, डेल z भी हमेशा इसमें 0 रहने वाला है। मतलब 0 0 0 जो है, इसमें स्टार लगा के एक पॉइंट लिखूंगा कि 0 0 0 इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 है, वो हमेशा सॉल्यूशन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हमें होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं करनी, क्योंकि 0 0 0 तो इसका हमेशा सॉल्यूशन होगा। भाई x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, किसी भी इक्वेशन में पुट करो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो होमोजीनियस सिस्टम का हम ये बोलते हैं कि ट्रिवियल जो सॉल्यूशन है 0 0 0 जो है हमेशा सॉल्यूशन होता है। अब बात आती है कब तो इसका 0 0 0 है यही सॉल्यूशन होगा, कब इसका इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन मिल पाएंगे। भाई हमने ये तो देखा कि ओरिजिन तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, है ना, बाकी भी तो कोई सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन का कोई केस होता ही नहीं है, क्योंकि 0 0 0 हमेशा उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आए, बट होमोजीनियस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आई? तो होमोजीनियस का पूरा जो खेल है वो हम करते हैं डेल के ऊपर। ये एक टेबल बना देता हूं डेल की। यदि डेल इक्वल्स टू 0 है और डेल इक्वल्स टू नॉट 0 है, ठीक है, यदि डेल इक्वल्स टू 0 है और डेल नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखो यहां ये तो सब 0 हो गए, और डेल इक्वल्स टू 0 हुआ तो हमने पिछली बार देखा था सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलो या नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलो, उसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि डेल 0 हो गया, इसमें हम डेल x, डेल y, डेल z की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा ही 0 आते हैं। तो डेल पे ही पूरा जो सॉल्यूशन है वो इसमें टिका होता है। डेल जब 0 आ गया तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डेल जब नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? 0 0 0 वाला, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन। इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, होमोजेनियस केस में पूछ सकता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यही एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मतलब डेल नॉट इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल में मतलब ये तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, इसके अलावा भी बाकी कई सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल नॉट इक्वल टू 0। इसका एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमने करके देखें तो एग्जाम्पल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी फॉलोइंग इक्वेशन हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा है, तो ये हमें देखें तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो यदि हम इसमें डेल निकालें, पूरी चर्चा डेल पे होगी, तो डेल कितना आएगा 1 2 1 2p -1 1 1 -2, यही डेल होगा।
है ना। तो यहाँ पे हमें पूछा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल के केस में हमने देखा कि ये डेल जो है वो 0 होना चाहिए, तो डेल को हमने 0 कर लिया। अब यहाँ से जो भी p की वैल्यू आएगी इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना, p की जो भी वैल्यू आएगी इसको 0 पुट करके उस केस में उस p की वैल्यू के लिए इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछता तो इसको हम नॉट इक्वल टू 0 कर देते, ठीक है। तो ये अपना पार्ट हुआ क्रेमर्स रूल का, जो कि 3 इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल हो उस केस में क्रेमर रूल कैसे लगाते हैं वो हमने समझा। इसमें जो भी कुछ डाउट हो वो सब पूछना, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो इसमें काफ़ी बनते हैं, खास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चन की p की वैल्यू पूछ ली, कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कब कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, कब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बार बार जो कंपटीशन के एग्जाम है, चाहे वो जेई लो चाहे एनडीए लो या बाकी कोई भी क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम लो, सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ढंग से थोड़ा पढ़ लेना, इसके जो कंडीशंस हैं वो थोड़ा ढंग से तुम्हें याद होनी चाहिए कि कब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उनका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, कब इनकंसिस्टेंट होती हैं, कब उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है।